हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अफीम पोस्ता किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है अधपके फलों से। अधपके फलों से अफीम पोस्ता निकाला जाता है। अफीम पोस्ता का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है पाइपैवर सोमनीफेरम। पाइपैवर सोमनीफेरम अफीम का वानस्पतिक नाम है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। अफीम के पौधे से ही मॉर्फिन निकाला जाता है। तंबाकू में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है निकोटीन। निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। निकोटीन किससे निकाला जाता है? तंबाकू की पत्तियों से। काफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है। काफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन किससे प्राप्त होता है? यह कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होता है। कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? उसका नाम है थीन। कॉफ़ी में कैफीन और चाय में उत्तेजित पदार्थ जो पाया जाता है वह होता है थीन। थीन टैनिन किससे प्राप्त होता है? यह चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। थीन या टैनिन किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? किसमें होता है? यह होता है शैवाल में। शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? यह होता है ट्राइलियस में। ट्राइलियस में सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है हार्डविचिया। हार्डविचिया सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है ओक्रोमा। ओक्रोमा सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है। पौधों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो तीन चीजें आवश्यक है, जल, ऑक्सीजन एवं ताप। जल, ऑक्सीजन एवं ताप किसी पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है। कैसे? यह लगाया जाता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो वो पोषक तत्व है 16 पोषक तत्व। पौधे के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? उसको कहते हैं जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स होता है। चट्टान पर उगने वाला पौधा उसको कहते हैं लिथोफाइट्स। वो पौधे जो चट्टानों में उगते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं, और जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। अब जंतु विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों एक ही हैं, अरस्तु। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इसका उत्तर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कौन कौन से हैं? तो यह है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। काकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर है 13 कोष्ठ। काकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीटों में कितने पैर होते हैं? तो ये होते हैं 6। जानवरों में कितने होते हैं? 4। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा है? तो दूसरा बड़ा संघ है मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव कौन कौन से हैं? तो यह है ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस क्या है? यह एक मृदुकवची मोलस्का है। एक मृदुकवची मोलस्क है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन कैसे होता है? इसका उत्तर है गिल्स द्वारा। मोलस्का संघ में जीव गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं। मोलस्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है वृक्कों यानी किडनी के द्वारा। मोलस्का संघ में वृक्कों द्वारा उत्सर्जन होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन से हैं? कैसे होते हैं? ये होते हैं एक कोषकीय।
प्रोटोजोआ संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? यह दिया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? इसका उत्तर है गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन से हैं? तो ये एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं जो कि एक कोशिकीय है। पोरीफ्लेरा संघ के जीव कौन कौन से हैं? यह है साइकॉन और स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ के जीव कौन कौन से हैं? यह है केचुआ, जोंक। केचुआ और जोंक एनिलिडा संघ में आते हैं। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? ये होते हैं 4 जोड़ी हृदय। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन किससे होता है? किस तरह से होता है? तो ये होता है त्वचा से। एनिलिडा संघ के जीव त्वचा से श्वसन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन से हैं? एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन से हैं? तो यह है जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। सेलेंड्रेटा संघ का जीव कौन सा है? तो यह है हाइड्रा और मूंगा। हाइड्रा और मूंगा सेलेंड्रेटा संघ का जीव है। हाइड्रा की खोज किसने की? हाइड्रा की खोज लीवेनहॉक ने की। हाइड्रा की खोज लीवेनहॉक ने की। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब है जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, उनको एम्फीबिया वर्ग के प्राणी कहते हैं। ये उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक। मेढक एक उभयचर प्राणी है, यानी एम्फीबिया वर्ग का है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका उत्तर है 3 कक्ष। पक्षी का हृदय में जो कोष्ठ होते हैं कितने होते हैं? पक्षी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? यह है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? यह है शुतुरमुर्ग, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे ऊंचा और विशालतम जीव पक्षी है शुतुरमुर्ग और यह अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफ्राम। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफ्राम। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? किस तरह श्वसन करते हैं स्तनधारी? या फेफड़ों से श्वसन करते हैं। स्तनधारी फेफड़ों से श्वसन करते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? यह है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है और सबसे छोटा स्तनधारी है चुचुंदर। सबसे छोटा स्तनधारी है चुचुंदर। सबसे बड़ा स्तनधारी है जिराफ। सबसे बड़ा नहीं, लंबा। सबसे लंबा स्तनधारी है जिराफ और बड़ा है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, सबसे छोटा स्तनधारी चुचुंदर और सबसे लंबा स्तनधारी की बात करें तो यह है जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? यह है स्तनी में। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है, यानी इसमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है डकबिल्ड प्लेटिपस। डकबिल्ड प्लेटिपस अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव जंतु कौन सा है? स्थलीय जंतु कौन सा है? यह है अफ्रीकी हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव कौन कौन से हैं? यह है छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट ये सभी सरीसृप वर्ग के जीव हैं। सरीसृप वर्ग के जीव रेंग कर चलते हैं। सामान्यतः सरीसृप का हृदय कितने कक्षीय होता है? इसका उत्तर है 3 कक्षीय।
सरीसृपों का विकास हुआ है किस युग में? मेसोजोइक युग में। सरीसृपों का विकास हुआ है मेसोजोइक युग में। डायनासोर ये जो थे ये थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। मगरमच्छ के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? ये होते हैं 4 कच्छ। मगरमच्छ के हृदय में 4 कच्छ होते हैं और ये मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का है। सरीसृप वर्ग में जो हृदय होता है वो 3 कच्छी होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है, इसमें 4 कच्छी है। इसका हृदय 4 कच्छी होता है, इसके हृदय में 4 कच्छ पाए जाते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो इसका उत्तर है नागराज यानी किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहता है। एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? यह है हीलोडर्मा। हीलोडर्मा एकमात्र जहरीली छिपकली है। मछलियों में श्वसन कैसे होता है? तो यह होता है गिल्स द्वारा। मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका उत्तर है प्रोटीन से। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये करता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के द्वारा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का जुड़ाव होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 जंतु हैं। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं टेंडन एवं लिगामेंट, जिनको स्नायु कहते हैं। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं टेंडन एवं लिगामेंट। लिगामेंट यानी स्नायु। इसके बाद अन्य क्वेश्चंस हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। 2 अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट यानी स्नायु के द्वारा जुड़ी होते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? यह जोड़ता है टेंडन। चेतना ऊतक कहलाता है। चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स होती है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? यह करता है तंत्रिका कोशिका। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। मस्तिष्क व मेरुरज्जु किससे बने होते हैं? किस ऊतक से बने होते हैं? जिसका उत्तर है तंत्रिका ऊतक से। मस्तिष्क व मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? यह है 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका उत्तर है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? यह है स्टैपिडियस। स्टैपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। मानव रक्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। रक्त यानी खून होता है, तो खून एक संयोजी ऊतक है और यह है तरल। तरल संयोजी ऊतक है रक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो इसका उत्तर है क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्वस्थ शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? यह होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका उत्तर है 7%। पूरे शरीर का 7% रक्त होना चाहिए। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है?
तो यह होता है आधा लीटर। अगर पुरुष में 5.5 लीटर है तो महिला में 5 लीटर रक्त होगा। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। शरीर की रोगों से रक्षा करना यह इसका मुख्य कार्य है, और शरीर का ताप भी नियंत्रित रखता है। दो कार्य हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण और दूसरा कार्य है शरीर को रोगों से बचाना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, यानी आयरन। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रक्त बैंक में यानी ब्लड बैंक में रखा जाता है। रक्त का जो रंग होता है लाल होता है, ये किसके कारण होता है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? यह है प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में हीमैटिन पाया जाता है, जो कि लौह यौगिक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यानी आयरन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, और यह रक्त में पाया जाता है। रुधिर का तरल भाग, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? यह होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, और पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त प्लाज्मा का कोई रंग नहीं होता है और यह रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? यह होता है 55%। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? यह होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है? यह करता है प्लाज्मा। पचे हुए भोजन का संवहन प्लाज्मा करता है। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन क्या है? यह है प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन यह सब प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? यह है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? यह कहलाता है सेरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर जो बचा रहता है शेष प्लाज्मा, उसको कहते हैं सेरम। एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है कहाँ में? रक्त प्लाज्मा में। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। इसी के साथ आज हमने 100+ जीके के क्वेश्चन कवर किए। यह जीके क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कई बार रिपीट करके बार बार इसको सुनते रहिए, देखते रहिए, जिससे ये आपको याद हो सके आसानी से। तो चलिए अगले वीडियो में इसी वीडियो का हम टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट को करते हैं और देखते हैं कि आप इस टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।